हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा ये जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुआ है। तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं और वो चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। और अपने लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। आपके साथ कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको भी। और बाकी का मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका करा रखा है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, जो लोग पढ़ना चाहें तो अरेंज वे में अपना पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, तो इनमें हमें कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें पढ़ के चूज़ करना है कि एक सही है, दो सही है, या हमारे एक भी सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीदे जाएं तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तो ये भी हमारा गलत है। तो कथन जो हमारा कूट दिए हैं उनमें कौन सा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो दोनों ही कथन हैं वे आपके गलत हैं। ठीक है, सही क्या हो सकता है, आइए बात करते हैं उस पर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। अब गलत क्यों है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि किसी प्रकार के विदेशी जो निवेशक द्वारा आपके 10% से कम शेयर खरीदे जाएं तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, और आपके जो यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा 10% कंपनी से अधिक शेयर खरीदे जाएं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक कहते हैं। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई कहते हैं। तो जो हमारा कथन है इनमें हमारे दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा स्क्रीन पे, विदेशी विनिमय। ये प्रैक्टिस सेट इसलिए आपका बहुत अच्छा है कि सेम टू सेम आपको तुरंत क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हूबहू। ठीक है, विदेशी विनिमय कोष के निम्नलिखित घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे उनके कौन कौन से घटक हैं। विदेशी मुद्रा कोष, तो ये भी आपका है घटक। विशेष आहार अधिकार कोष, ये भी है। विदेशी प्रतिभूति कोष, ये भी है। तो ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, डी राइट हो जाएगा, क्योंकि आपके तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्राओं के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। ठीक है, इसके घटक आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे रहा। ठीक है, अवमूल्यन के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से आपके सही हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कथन दिए गए हैं, कथनों को हमें पढ़ना है और समझना है इसी के साथ। ठीक है, चलिए पहले लेते हैं, निर्यात में वृद्धि होती है तथा आयात महंगा हो जाता है, यही कथन आपका सत्य है। ठीक है, एफडीआई एक पोर्टफोलियो निवेश मात्रा में वृद्धि हो जाती नहीं।
तो अब हमारा जो कूट देंगे उसको देखेंगे। तो देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है हमारे दोनों ही सत्य हो जाएंगे। बाय मिस्टेक मैंने उसको गलत बोल दिया, ठीक है। क्योंकि अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन के पहले मतलब 1-2 क्वेश्चन के पहले पढ़ा था कि एफडीआई तथा पोर्टफोलियो निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो आइए चेक करेंगे, जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे वी राइट हो जाएगा, ठीक है। ए और दोनों हमारे सत्य हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं, ठीक है। इसकी स्थापना, इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1995 को ही थी। को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के स्थान पर हुई थी। तो ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो आपके इसी डेट को इसी सन में हुई थी, ठीक है। फिर इसका गठन दौर की वार्ता 1986 से 94 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद किया गया था। तो ये भी कथन आपका सत्य है, ठीक है। तो ए और दोनों हमारे यहाँ पे सत्य हैं। तो इसी के साथ ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी लास्ट में तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए, तो मुझे पता रहेगा कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है कंटिन्यू, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा ये, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर सहिष्णु जीवों के ऊतकों में किसी पदार्थ जैसे जहरीले रसायन की बढ़ती सांद्रता की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ठीक है, तो क्या कहा जाता है आपका, इसको जैव अवर्धन कहा जाता है, ठीक है। जैव अवर्धन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा ये रहा, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। एक सेकेंड, ध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हमें कथनों को पढ़ना है और समझना है। यह अर्कटिक उच्च अक्षांशों पर वातावरण में दिखाई देने वाली लाल भूरी वसंत ऋतु की ध्रुव घटना है। तो अब ये हमारा राइट है, ठीक है, क्योंकि हमें कथन दिए हैं उस पर ही विचार करना है, ठीक। यह घटना मुख्य रूप से वैन एलन विकिरण बेल्ट से निकलने वाली ब्रह्मांडीय विकिरण के कारण हुई, तो नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, चूँकि हमारा एक ही विकल्प यहाँ पे जो कथन है वे सत्य है, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये है, और पेपर में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर हमें विचार करना, ठीक है। तो विचार करने के लिए हमें जब भी देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसको करने से पहले आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, एक सेकेंड, पूर्वी हिमालय, ठीक है, क्या है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है, और हमारा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो हमारे अब हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जैव विविधता के हॉट
हॉट स्पॉट है। तो ये तीनों हमारे इसके हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। जो चौथा है वो नहीं है हमारा, तो बच्चे आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। पौधों डॉट डॉट खाली स्थान हमको दिया गया है, ठीक है। पौधों का नर प्रजनन अंग है। पौधों का नर प्रजनन अंग है तो कौन सा है? पुंकेसर है, ठीक है। पुंकेसर है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। पुंकेसर आप पौधों का नर प्रजनन अंग है। इसमें तंतु और परागकोश शामिल होते हैं आपके, ठीक है। फिलामेंट एक डंठल जैसी रचना है, ठीक है, जो फूल के आधार से जुड़ती है और परागकोश को सहारा देती है, तो उसे पुंकेसर का मुख्य कार्य परागकणों का उत्पादन करना कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो कौन सी धातु है वे आपकी जस्ता है, ठीक है। क्या है? जस्ता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, ठीक है। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये निषेचन के बिना फलों के विकास में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बच्चे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। वस्तु को जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि आपकी कैसी बनेगी, ठीक है। तो छवि आपके हमेशा केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो विकल्प हैं वे आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब है आपका वे बच्चे वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। तो आप अगर हम बात करें आपके, तो इसका जो देखिए, एक अवतल दर्पण के जो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा अपने। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया है? तो ये आपका किस देश में? यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो विकल्प हैं वे आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड वेट करिए। इसका जो ये ऑप्शन बी नहीं राइट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था?
तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वे आपके एलन एम ए ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंप्यूटर के पीढ़ियों के नाम उदाहरण दिए गए हैं। तो ये कौन सी पीढ़ियों के उदाहरण है? ठीक है, आइए देखते हैं। आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण? ये प्रथम पीढ़ी के उदाहरण है। ठीक है, किसके हैं? प्रथम पीढ़ी के उदाहरण है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए जो हमारा दिया है ENIAC, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड दिया है EDVAC, तो इसका जो अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है, जिसे डॉक्टर जॉन वॉन नेमुन ने विकसित किया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है इसलिए मैंने उसको कवर कराया। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें यही प्रैक्टिस सेट में आपकी खासियत है, क्या है कि एक टाइप का क्वेश्चन हमें दूसरा तुरंत मिल जाता है, दो तीन क्वेश्चन हमें इसके एक ही जैसे मिलते ही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी दूसरी वो थी, तो ये कब से कब तक थी? तो 1955 से 1964 तक थी। ठीक है, और पहली पीढ़ी तो जो पहली पीढ़ी थी आपकी, वे आपकी 1942 से 1945 तक थी। ठीक है, उसको वैक्यूम ट्यूब कहा गया था, हार्डवेयर जो था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहा मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो मोडेम का पूर्ण रूप जो है वे आपका है मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर। ठीक है, डिमोडुलेटर, तो इसका जो पूर्ण रूप है ये है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये रहा, मिट्टी के निर्माण में सहायक कारकों का चयन कीजिए। मिट्टी के निर्माण में जो आपके सहायक कारक हैं उनका हमें चयन करना है। ठीक है, तो मूल पदार्थ ये भी आपके आते हैं जिनको बोलते हैं सेल। ठीक है, स्थलीकृत ये भी मतलब हमें इसमें पहले चूज करना है। ठीक है, मूल पदार्थ आपको जिसको बोलते हैं सेल, फिर स्थलीकृत, जलवायु, जैविक क्रियाएं आपकी, और समय। तो ये सारे ही हमारे जो हैं वो आपके सहायक होते हैं। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया तो आप इसको ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर देंगे क्योंकि सारे के सारे हैं और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि हमें हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो विकल्पों को पढ़ना है, फिर समझना है, फिर चूज करना है। ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वह सत्य है। ठीक है, फिर हमारा समताप मंडल और क्षोभ सीमा के ऊपर 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये भी आपका जो है वे अगर हम बात करें तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है आपका।
5 मीटर नहीं, इसमें हमारा गलत क्यों है, तो 50 मीटर, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा जाए अगर ये 50 मीटर दिया होता तो आपका 70 हो जाता, ठीक है। फिर सेकंड को पढ़ेंगे, माध्य मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो माध्य मंडल में ओजोन परत जो माध्य मंडल में है वो नहीं पाई जाती। कहाँ पे पाई जाती है आपकी ओजोन परत, आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। किस मंडल में, समताप मंडल में। किस मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो ये जो आपका है ये राइट है। तो अब देखेंगे एक और हमारा जो इसमें, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा, सी। अब थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे ताकि हमें हमारा ऑप्शन क्लियर दिखाई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रति किलोग्राम समुद्री जल में घटकों की मात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस से गलत विकल्प चुनिए, ठीक है। तो गलत विकल्प को बच्चे हमें जो कैल्शियम है वह हमारा गलत विकल्प है, ठीक है। जो कैल्शियम का ये 2.0 दिया है यही गलत है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे आपका 0.41 होना चाहिए था, ठीक है। 0.41 होना चाहिए था। बाकी का आपका जो दिया है वो आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भी आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। सो कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।